कौन बनेगा जीनियस। और इस गेम शो में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। 5-5 प्रश्न आप लोगों के द्वारा भेजे गए जो हमारे पास हैं पर्चियों के रूप में। कुछ प्रश्न मेरी ओर से होंगे। 5-5 पर्चियों को 2 टीमों में बांटा गया है और उससे पहले एक बोनस क्वेश्चन। किस टीम से जवाब सबसे पहले आएगा उसको मिलेगा ये बोनस अंक। चलिए पहला बोनस क्वेश्चन। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। बी टीम को 1 अंक दिया जाए। आज भी बी टीम ने बोनस अंक में बढ़त बनाई है। पहला प्रश्न है मुस्कान के द्वारा भेजा गया, पर वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है। वीर भूमि देखिए जैसे कि राजघाट समाधि स्थल है हमारे किसी महापुरुष की, इसी तरह वीर भूमि किसकी समाधि स्थल है। टीम ए के लिए सवाल। हाँ बताइए। राजीव गांधी की समाधि का नाम है वीर भूमि। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटा था, जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी तो उस दिन बहुत तेज आंधी आई थी और एक जनसभा करते हुए एक महिला उनको हार पहनाने आई थी, उसी में बम था। ये दक्षिण भारत की घटना है और उसी में उनकी मृत्यु हुई थी। तो राजीव गांधी की जो समाधि है वो है वीर भूमि और टीम ए ने इस सही जवाब के लिए 1 अंक प्राप्त किया। टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न भेजा है सनी राजपूत के द्वारा। किसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया। जीटी रोड जो शायद जो आपके शहर से निकला हुआ है, जो कलकत्ता से पेशावर तक, तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था बताइए। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में बहुत युद्ध हुए। एक युद्ध आपके कन्नौज जनपद जो आपका वर्तमान कन्नौज है, यहाँ पर भी दोनों के बीच एक युद्ध हुआ था और आखिरकार हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था और वो अपने क्षेत्र में चला गया था, वहीं अकबर का जन्म हुआ था। तो ये थी जुड़ी हुई कहानी शेर शाह सूरी। इनका नाम शेर शाह क्यों पड़ा, इन्होंने बचपन में कहते हैं एक शेर के साथ युद्ध करते हुए शेर को मार दिया था, इसलिए इनका नाम शेर शाह सूरी पड़ा था। और टीम ए के लिए फिर एक नया प्रश्न। आपका ज्ञान और ये भेजा है सुभी ने। अवध किस शहर का प्राचीन नाम है। किस शहर को अवध के नाम से जानते थे उसको अब किसी अन्य नाम से जानते हैं, तो किस शहर का प्राचीन नाम है अवध। लखनऊ। अवध के नवाब, काफी फेमस जगह है लखनऊ, इसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और मीना बाजार भी लखनऊ में है, अंबेडकर पार्क भी लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी लखनऊ में है, नवाबों का शहर भी लखनऊ है। ये बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं और 1 अंक दिया जाता है टीम ए को इसके लिए। टीम बी के लिए जो प्रश्न आया है वो भेजा है वंदना ने। वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रश्न को ध्यान से सुनिए। देखिए वैज्ञानिक तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो वैज्ञानिक ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भूगोल की भाषा में उनको क्या कहते हैं जो ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। शायद ये आपकी किताब से प्रश्न है, आपने इस पर गौर नहीं फरमाया है। ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले वैज्ञानिकों को क्या कहते हैं। टीम बी, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए टीम बी। अंतरिक्ष यात्री प्रश्न था। वो वैज्ञानिक जो ब्रह्मांड के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री। आपका जो तुक्का है, आपका अंदाज बहुत हद तक ठीक है। अंतरिक्ष यात्री ही जाते हैं अंतरिक्ष में, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो अंतरिक्ष में जाए वही अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हमारे पास टेलीस्कोप है, दूरदर्शी होती है, दूरबीन होती है, तो उसके माध्यम से हम लोग अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं और उनको हम लोग, आपका जो जवाब है कंप्यूटर महासन जांचा परखा समझा, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। उनको हम लोग भूगोल की भाषा में खगोलविद कहते हैं। खगोलविद जो अंतरिक्ष के बारे में वैज्ञानिक जो खोज करते हैं, जानकारी रखते हैं, प्राप्त करते हैं, उनको खगोलविद कहते हैं। और अब टीम ए के लिए प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न आया है और अब एक टीम ए के लिए एक जोरदार झटका, क्योंकि ये प्रश्न टीम बी की ओर से भेजा गया दिव्या यादव की तरफ से। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था। मारो फिरंगी। भारत अंग्रेज भारत छोड़ो, तुम मुझे खून दो आज़ादी, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारे हमारे देश में महापुरुषों ने दिए। तो मारो फिरंगी का नारा किस क्रांतिकारी ने दिया था। हिंट के लिए बता दिया, उस क्रांतिकारी थे। आपका जवाब आना है और आपका समय शुरू होता है अब। हाँ चलिए बताइए। गांधी जी ने कहा मारो फिरंगी। देखिए यहाँ पर थोड़ी चर्चा इस बात की बनती है कि यहाँ पर थोड़ा आप बुद्धि का प्रयोग करें, कॉमन सेंस की बात है। गांधी जी का जो आंदोलन था वो अहिंसात्मक था।
अहिंसात्मक। गांधी जी ने कहा कि मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा और कोई मेरी भी हत्या करने आए तो बदले में भी मैं उसकी हत्या नहीं करूंगा। तो गांधी जी कैसे कह सकते हैं कि मारो फिरंगी? तो आपका जवाब कंप्यूटर मासन जांचा परखा समझा, जवाब आपका बिल्कुल गलत है। ये नारा दिया था क्रांतिकारी मंगल पांडे ने। मंगल पांडे याद रखिए, मारो फिरंगी। और टीम बी के लिए प्रश्न, देखिए गांधी जी से संबंधित कभी भी ये हिंसात्मक बात कभी भी उनका जवाब हो ही नहीं सकता। गांधी जी मारने की तो बात कभी कह ही नहीं सकते हैं, वो शांतिप्रिय आंदोलन करते थे। और ये प्रश्न टीम बी के लिए कृष्णा राजपूत। आज टीम बी के लिए जो दिन है बड़ा शुभ है और ज़्यादातर प्रश्न उनकी टीम के सदस्यों के द्वारा भेजे हुए ही आ रहे हैं और आज कुछ परिणाम भी अलग हो सकता है। बताइए, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्न में से किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ये काफ़ी, आप जिस जनपद में रहते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। इसका जवाब आपको मालूम होना चाहिए। मैंने कुछ हिंट दे दी, लेकिन आपको जवाब देना है कि चंद्रशेखर, टीम ए के लिए प्रश्न है ये प्रश्न टीम बी के लिए। हाँ, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित कहाँ पर स्थित है? बताइए। कानपुर में है ये, और इसके लिए उनको 1 अंक दिया जाता है। जोरदार तालियां बजाते रहें टीम के लिए। और टीम ए के लिए प्रश्न, और ये जो प्रश्न आया है बहुत अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है कि विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। पुष्पा के द्वारा भेजा गया ये प्रश्न, विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ बताइए। राजस्थान। इसका हिंदी में अर्थ है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो वो है राजस्थान। राजस्थान को बहुत ज़्यादा जगह मिल गई क्योंकि वहाँ रेगिस्तान है, लोग वहाँ कम रहे, दूसरे स्टेट में आके बस गए। तो राजस्थान राजाओं की भूमि है। हिंदी फिल्मों की ज़्यादातर शूटिंग वहीं होती है राजस्थान में। राजस्थान का एक प्रमुख शहर जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो बहुत शहर हैं जहाँ पर टूरिस्ट आते हैं विदेश से, बाहर से घूमने। बहुत सही जवाब कि सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और अब टीम बी के लिए प्रश्न, 1 अंक दे दिया जाए टीम ए को। टीम बी के लिए प्रश्न, और ये प्रश्न भी इन्हीं की टीम के द्वारा भेजा हुआ है। किसने भेजा ये नाम मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको मैं प्रश्न सुना दूं कि भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बताइए टीम बी। हाँ जी बताइए। माधवपुर गुजरात। देखिए बहुत ही सुंदर प्रश्न और सुंदर जवाब, और इसके लिए टीम बी को 1 अंक दिया जाए। देखिए इसमें प्रधानमंत्री सौर घर योजना चल रही है, ध्यान से सुनिए। प्रधानमंत्री सौर घर ऊर्जा, इसमें आप 3 किलोवाट तक की अगर आप सोलर प्लेट लगवाते हैं घर में ऑन ग्रिड तो आपको 1,08,000 की सब्सिडी मिलती है। 72,000 रुपये आपके पास से पड़ते हैं। उसमें आप जितनी बिजली खर्च करते हैं, मान लीजिए महीने में 450 यूनिट बिजली बनी और आपने 300 यूनिट बिजली खर्च की तो 150 यूनिट सरकार ले लेती है और उसका आपको पैसा मिलता है। तो एक बहुत अच्छी योजना, और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी के ही गृह राज्य से हुई। और गुजरात में माधोपुर एक बहुत बड़ा सोलर प्लांट है और इस समय आपके शहर में आसपास बहुत से लोग सौर ऊर्जा को प्रेफरेंस दे रहे हैं, उसको लगवा रहे हैं। आप लोग भी, क्योंकि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में भविष्य में कोयला पेट्रोल को बचाने के लिए, डीजल को बचाने के लिए सौर ऊर्जा पर निर्भर होना पड़ेगा। टीम ए के लिए नया प्रश्न और बड़ा ही सुंदर प्रश्न आया है। और ये प्रश्न जो है बड़ा, आज आप लोगों का सौभाग्य ये है कि ज़्यादातर प्रश्न टीम से ही आ रहे हैं। तो आपको बताना है कि वह आकाशीय पिंड जो ग्रह की परिक्रमा करते हुए सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? टीम ए जी बताइए। उपग्रह। उपग्रह की परिभाषा ही है कि जो ग्रह की परिक्रमा, देखिए सूरज एक तारा है, उसका एक सौर परिवार, उसमें बहुत सारे ग्रह हैं और उन ग्रहों की परिक्रमा, ग्रह जो है सूरज की परिक्रमा करते हैं और उपग्रह होते हैं वो ग्रह की परिक्रमा करते हो। लेकिन चूंकि ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं तो साथ साथ उपग्रह भी सूरज की परिक्रमा कर लेते हैं, लेकिन वो मुख्य रूप से ग्रह की परिक्रमा करते हैं। तो आपकी जो पृथ्वी है उसका उपग्रह का जो नाम है वो है चंद्रमा। चंदा मामा दूर के हुए पकाएं, आप खाएं थाली में और हमको दें। बड़ा ही पक्षपात रवैया है भाई। और अब टीम बी के लिए प्रश्न, टीम ए को 1 अंक दिया जाए। टीम बी के लिए प्रश्न, भारतीय संविधान, और ये प्रश्न भेजा है बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नाम से किया गया है? बताइए। भारत तथा इंडिया। बहुत अच्छी बात है कि हमारे संविधान में भारत तथा इंडिया के नाम से हमारे भारत का उल्लेख। देखिए हमारा जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है, उद्देश्य का, उसको सुन लीजिए।
हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त, देखिए याद कर लीजिए, अक्सर परीक्षा में आती, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी मिति मार्ग सी शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना आप लोग याद कर लीजिए। जो भी टीम इस प्रस्तावना को सुनाएगी किसी भी दिन, उसको 1 अंक बोनस का दिया जाएगा। जो भी टीम इस प्रस्तावना को सुनाकर देगी। और इस तरह आपके द्वारा भेजे हुए प्रश्नों का सिलसिला समाप्त हुआ। अब मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्न, और आज जैसा कि मैंने कहा था कि हमारे जो प्रश्न होंगे वो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 तक मुख्य रूप से प्रश्न होंगे। अब टीम ए के लिए प्रश्न, कुइपर बेल्ट, प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे। कुइपर बेल्ट किस ग्रह के पास में है? टीम ए के लिए सवाल। कुइपर बेल्ट किस ग्रह के पास में? जैसे ग्रह चक्कर लगा रहे वैसे कुइपर बेल्ट भी सूरज का चक्कर लगा रही है, लेकिन वो जो बेल्ट है उसमें असंख्य आकाशीय पिंड हैं, छोटे छोटे, और वहाँ से वहाँ ज़्यादातर जो पिंड है वो बर्फ के रूप में है, और जो हमारे यहाँ धूमकेतु जो आते हैं वो ज़्यादातर वहीं से आते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो कुइपर बेल्ट है ये किस ग्रह के पास में है? टीम ए के लिए प्रश्न। टीम ए से हाथ उठाया गया, बताइए। बृहस्पति ग्रह के पास है कुइपर बेल्ट। आपके सवाल को, जवाब को लॉक किया गया, जांचा गया, परखा गया, समझा गया, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। देखिए, मैंने हिंट के लिए कहा था कि वहां पर जितने भी आकाशीय पिंड हैं वो बर्फ के रूप में पाए जाते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, बर्फ के रूप में कहां पर बर्फ ज्यादा होगी? जो सूरज से ज्यादा दूर होगा। और सब सूरज से सबसे ज्यादा दूर कौन सा ग्रह है इस समय? नेपच्यून, जिसको हम लोग बोलते हैं वरुण। तो वरुण ग्रह के पार कुइपर बेल्ट पाई जाती है, जिसमें असंख्य आकाशीय पिंड पाए जाते हैं। और टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न है कि मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितनी है? जो मंगल ग्रह, देखिए हमारा जो पृथ्वी है उसका एक उपग्रह है चंद्रमा, नेचुरल सैटेलाइट। बाकी जो आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट, प्राकृतिक उपग्रह, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? आपको संख्या बतानी है। चलिए, 2 लॉक किया जाए, लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर। वहां से जवाब को जांचा गया, परखा गया, समझा गया, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह। टीम ए के लिए प्रश्न, चंद्रमा अपनी धुरी पर, चंद्रमा अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगा लेती है? जैसे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ठीक है? 24 घंटे का हमारा एक दिन और रात होता है। चंद्रमा अपनी धुरी पर कितने घंटे में एक पूरा चक्कर लगाती है? या कहें चंद्रमा का परिभ्रमण काल अपनी धुरी पर, ये बताइए। 26 घंटे। लॉक किया जाए, लॉक कर दिया इनका 26 घंटे। ये इनकी एक नई खोज है, 26 घंटे। लॉक किया गया, जांचा गया, परखा गया, समझा गया, जवाब आपका बिल्कुल गलत है। यही प्रश्न टीम बी के लिए जाता है, चंद्रमा अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है? टीम बी, इनको 0 अंक दिया जाए। टीम को आपको बताना है चंद्रमा अपनी धुरी पर कितने समय में एक चक्कर लगाती है, ये बताइए। 27 दिन 8 घंटा। 27 दिन 8 घंटा। जवाब को लॉक किया जाए। 27 दिन 8 घंटा निश्चित है कि कुछ कम ज़्यादा है? निश्चित है। चलिए, आपके जवाब को लॉक किया जाए। अब ये कंप्यूटर मां से बताएंगे कि आपके जवाब को सही करते हैं कि गलत करते हैं। तो आपके जवाब को जांचा गया, परखा गया, समझा गया, और आपका जवाब आधा सही। अगर आप कहते लगभग 27 घंटे, 27 दिन 8 घंटा, तो सही होता। सही सब जवाब है 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। इसलिए टीम बी को आधा अंक दिया जाता है इस प्रश्न के लिए। और टीम ए के लिए नया प्रश्न, आपको बताना है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? आपका समय शुरू होता है अब। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? आपको लाइफलाइन चाहिए, और पहली बार टीम ए ने ऑप्शन की लाइफलाइन मांगी। इन्हें आधा बोनस अंक का लोभ नहीं है। बहुत अच्छी बात, आपने लाइफलाइन मांगी है तो मैं लाइफलाइन आपको जरूर दूंगा। बुध और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, अरुण और वरुण। आपको बताना है बुध और शुक्र, बृहस्पति और शनि, मंगल और बृहस्पति, अरुण और वरुण, कौन से 2 ग्रहों के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह का मतलब छोटे छोटे ग्रह। बताइए। पहला, बुध और शुक्र के बीच में। तो आपने बताया क्षुद्र ग्रह बुध और शुक्र के बीच में पाए जाते हैं। आपके जवाब को लॉक किया गया। कंप्यूटर मास्टर ने आपके जवाब को जांचा, परखा, समझा,
और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। सही जवाब है मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। टीम ए को 0 अंक दिया जाए। टीम बी के लिए सवाल, ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच देशांतर रेखा, ये वो देशांतर रेखा है जो लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरी है और इस रेखा के अनुसार ही विश्व का जो समय है वो लिया जाता है। जो विश्व का समय, देखिए आपके भारत का समय अलग है, पाकिस्तान का समय अलग है, लेकिन जो विश्व के समय की बात आती है तो इसी स्थान से ली जाती है, लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान। तो आपको बताना यहाँ पर कौन से डिग्री की रेखा गुजरी है। 180 देशांतर रेखाएं हैं, 180 डिग्री तक। तो लंदन के ग्रीनविच से जो देशांतर रेखा गुजरी वो कितने डिग्री पर है बताइए। 180 डिग्री पर जो है ग्रीनविच रेखा गुजरी है। जवाब को लॉक किया जाए। आपके जवाब को लॉक किया गया, कंप्यूटर मास्टर ने जांचा, परखा और समझा। आपका जो जवाब था 180 डिग्री, ये 0 डिग्री के ठीक विपरीत दिशा में है और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। जो लंदन से ग्रीनविच जो रेखा गुजरी है वो है 0 डिग्री। तो आपको 0 अंक दिया जाए इसके लिए। रामू ने एक साइकिल 3000 रुपए की खरीदी। प्रश्न को ध्यान से समझो। रामू ने एक साइकिल 3000 रुपए में खरीदी। अब वह उस साइकिल को 20% लाभ पर बेचना चाहता है। तो रामू 3000 की जो साइकिल खरीदता है वो कितने रुपए में बेचे जो उसको 20% लाभ हो जाए, या 3000 पर 20% लाभ होने पर वो साइकिल कितने रुपए में बिकेगी। हाँ बताइए। 3000 रुपए की साइकिल खरीदी, 20% लाभ पर बेचना चाहता, अगर वो 6000 की बेचे तो उसको 20% लाभ होगा। अच्छी बात है, अगर ऐसे बेचेगा तो फिर उसकी दुकान चल गई। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आपको 0 अंक दिया जाए, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए 3000 की साइकिल खरीदी, मान लो 100 रुपए की खरीदी, 6000 में बेच रहे हो, दुगने में बेच रहे हो, यानी कि 100 रुपए की साइकिल 200 रुपए में बेच रहे हो, तो ये तो 100% का लाभ हो गया, 20% का लाभ। तो आपको देखिए, ध्यान दीजिए, आपको 3000 का 20% निकालना, करना क्या है, 100 को 3000 से 2 बिंदी हटा दो तो आपके बचे 30 रुपए, और 30 का 20 में गुणा कर दो। 30 का जब 20 में गुणा करो तो पहले 30 का 2 में कर दो, 30 दूनी 60, एक बिंदी और बढ़ा दो, 600 रुपए। 3000 पे 20%, यानी कि 600 रुपए ज़्यादा में बेचे, यानी 36 रुपए में बेचे तो उसको 20% लाभ हो जाएगा। इसी तरीके से 40% है तो 1200 रुपये बढ़ा कर बेचे, 50 है तो 1500 रुपये बढ़ा के बेचे, 60 है तो 1800 रुपये बढ़ा के बेचे। चलिए टीम बी के लिए प्रश्न। जवाब गलत है, 0 अंक दिया जाए। टीम बी के लिए प्रश्न। एक व्यक्ति 40,000 रुपये की भैंस खरीदता है। भैंस खरीदने के बाद उसको पता लगता है कि जिस हिसाब से वो खरीद के लाया था इतना दूध देगी, वो उतना दूध देती नहीं है। फिर वो अपनी भैंस को कम दामों में बेचता है। कितने रुपए में खरीदता है? 40,000 में, और वो 30% हानि पर वो अपनी भैंस को बेच देता। तो आपको बताना है कि उसकी भैंस कितने रुपए में बिकी। बताइए। 10,000 में। देखिए, आपको गणित का जो है, जनरल गणित का जो ज्ञान बहुत ही पुअर है, बहुत ही कमज़ोर है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने शिक्षक से इस विषय पर भी, इन बातों पर भी चर्चा करें। इस तरह के सवाल भी पढ़ें। हानि लाभ, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत। अब देखिए 40,000 की भैंस थी, 30% नुकसान पे, तो 40,000 का पहले तो 30% निकाल लीजिए। तो 40,000 से 2 बिंदी हटा दीजिए, तो 40 और 1000 से जब 2 बिंदी हटा देंगे तो बचेंगे 400, और इधर है 30, 400 का 30 में गुणा करेंगे, 4 से 3 1200, और एक बिंदी और बची 12,000। 12,000 का नुकसान, 40,000 से 12,000 घटा दीजिए तो उसकी भैंस 28,000 में बिकी। और टीम ए के लिए अंतिम प्रश्न। भगवान राम और लक्ष्मण जब अयोध्या जा रहे थे तो उनके कौन से भाई उनकी खड़ायूं लेकर वापस आए थे, जिन खड़ायूं को रखकर उन्होंने 14 वर्ष तक शासन किया था। तो राम लक्ष्मण के उस भाई का नाम, फिर से क्षमा मांगते हैं, उन भाई का नाम, बड़ा ही उनका आदर्श उन्होंने स्थापित किया। तो राम लक्ष्मण को उन भाई का नाम बताइए जो उनकी खड़ाऊं लेकर आए थे और उन्होंने उन खड़ाऊं को रखकर 14 वर्ष तक शासन किया। और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए। भरत। आपके जवाब को लॉक किया गया, जांचा गया, परखा गया, समझा गया, और आपका जवाब बिल्कुल सही है। कैकेयी के पुत्र भरत के लिए उनकी माँ ने राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राजगद्दी मांगी थी, लेकिन भरत ने जाकर रामचंद्र जी को बहुत मनाया, लेकिन नहीं माने।
तो उनकी खड़ाई लेकर आए थे। अब आपके लिए टीम बी के लिए प्रश्न, टीम बी के लिए प्रश्न, भगवान राम की सेना की ओर से कौन सा योद्धा, कौन सा महावीर, महावीर तो नहीं कहेंगे क्योंकि महावीर तो केवल एक लोगों के लिए प्रयोग होता है, कौन सा योद्धा राम की सेना की ओर से रावण के दरबार में गए थे और जिन्होंने अपना पैर जमा दिया था? हाँ बताइए। टीम बी, हनुमान। लॉक कर दिया जाए हनुमान को? वेरी गुड, हनुमान जी को लॉक कर दिया। सॉरी, हनुमान जी को लॉक ना कर दिया जाए, इनके वो तो हमारे आराध्य हैं। और मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा सुबह पढ़ता हूँ, पूरा हनुमान चालीसा। कभी कभी जल्दी होती, टाइम नहीं होता तो केवल चौपाई ही पढ़ लेता हूँ। तो जवाब को लॉक किया गया आपके, और आपका जवाब बिल्कुल गलत है। उनका नाम था अंगद। अंगद गए थे जिन्होंने अपना पैर जमा दिया था, और हनुमान जी गए थे तो हनुमान जी ने पैर नहीं जमाया था। हनुमान जी ने जो है बहुत कांड किए थे। बाद में रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई थी, जिससे फिर हनुमान जी ने पूरी लंका में कूद कूद कर पूरी लंका को जला दिया था। तो इस तरह आज का ये गेम क्विज शो आपका समाप्त हुआ। टीम बी को एक अंक बोनस है, 1 2 3 4 5 6 साढ़े छः और लाइफ लाइन 7.5 अंक बी टीम को। इन्होंने एक लाइफ लाइन ली है, आधा अंक बचा इनका बोनस का। 1 2 3 4 5 5.5। टीम ए को 5.5 और टीम बी को 7.5। और इस तरह आज 2 अंकों से टीम बी विजयी घोषित की जाती है। कल फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, नए जवाबों के साथ। तैयारी करते रहिए, हमसे जुड़े रहे। इस तरह आपका सामान्य ज्ञान बढ़ता रहेगा। बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। इसी तरह आपका थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रतिदिन का आपके पास ज्ञान का भंडार होगा। इसी के साथ आज का ये शो समाप्त होता है। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।